हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हाइस्ट मूवी टॉप कॉपी को। वैसे ये मूवी 1964 में आई थी, लेकिन इस मूवी में जो चोरी की टेक्निक दिखाई गई वो शायद अब तक किसी भी हाइस्ट मूवी में नहीं बताया गया। इसीलिए IMDb ने इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने भी इस मूवी को बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो कैमरा में देखकर बताती है उसका नाम एलिजाबेथ लीप है और ये उसका असली नाम नहीं, लेकिन लोग उसे एलिजाबेथ नाम से ही जानते हैं। और इस समय वो टर्की के इस्तांबुल शहर में सिराग्लियो नाम की जगह पर है, जहाँ पुराने सुल्तान रहा करते थे। उन सुल्तान की बहुत सारी बीवियां थी और उनका बहुत सारा खजाना भी था, इसीलिए उन लोगों ने बहुत बड़ा सिराग्लियो मतलब पैलेस बनवाया। लेकिन अब उस सिराग्लियो को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और अब उस म्यूजियम का नाम टॉप कॉपी म्यूजियम है। फिर एलिजाबेथ कैमरा में बताती है कि म्यूजियम में एक बहुत स्पेशल रूम है और वो यहाँ उस रूम के लिए ही आई है। फिर हम एलिजाबेथ को म्यूजियम के ट्रेजरी रूम में जाते हुए देखते हैं। अंदर जाने के बाद वो कैमरा को भी अंदर आने कहती है। फिर एलिजाबेथ वहाँ के बहुत सारे एंटीक आइटम दिखाती है, जिसमें बहुत सारा सोना और हीरे जड़े हुए थे। उन सुल्तान ने वो सब आइटम अपनी बीवियों के लिए बनवाए थे, लेकिन एलिजाबेथ को उन सोने और हीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। दरअसल उसे सुल्तान महमूद का बेशकीमती खंजर बहुत पसंद है, जिसमें दुनिया के महंगे पत्थरों में से एक पन्ना नाम के पत्थर और कुछ हीरे जड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में 4 तरह के पन्ना स्टोन है, लेकिन सुल्तान महमूद के खंजर में जो पन्ना स्टोन है वो बहुत ज्यादा कीमती है। फिर एलिजाबेथ कैमरा में देखकर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक चोर है और उसे टॉप कॉपी म्यूजियम में रखा सुल्तान का खंजर चुराना है। अब कहानी शुरू होती है और हम वॉल्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो पेशेवर चोर है, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। दरअसल वॉल्टर एलिजाबेथ का एक्स बॉयफ्रेंड है। आगे हम देखते हैं एलिजाबेथ वॉल्टर से 3 साल बाद मिली और उसे सुल्तान के खंजर के बारे में बताने लगी। वॉल्टर कहता है टॉप कॉपी म्यूजियम में चोरी करना नामुमकिन है क्योंकि वो दुनिया का सबसे सुरक्षित म्यूजियम है, लेकिन वो एलिजाबेथ का काम करने तैयार हो गया। लेकिन वॉल्टर की एक शर्त थी कि इस बार वो अपनी टीम में नए लोगों को रखेगा जिन्हें चोरी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये सुनकर एलिजाबेथ ने चोरी करने से मना कर दिया। तब वॉल्टर एलिजाबेथ को समझाता है कि अगर वो पेशेवर चोरों को साथ मिलाकर चोरी करेगा तब पुलिस उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेगी, क्योंकि उन सबका पुलिस के पास पहले से रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर वो ऐसे लोगों के साथ चोरी करेगा जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पुलिस का शक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले चोरों पर जाएगा। ये सुनकर एलिजाबेथ मान गई। फिर वॉल्टर बताता है कि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत खतरनाक है, इसीलिए उन्हें सेड्रिक नाम के आदमी से मिलना होगा जो लंदन में रहता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं वॉल्टर और एलिजाबेथ सेड्रिक से मिलने लंदन गए। सेड्रिक के घर में वॉल्टर को एक तोता दिखा। वो एक टॉय था। वो तोता एक वॉइस रिकॉर्डर है जिसे खुद सेड्रिक ने बनाया था। दरअसल सेड्रिक नए नए इन्वेंशन करने में माहिर है। कुछ देर बाद वहाँ सेड्रिक आया। फिर कुछ देर बात करने के बाद सेड्रिक उन्हें अंदर के कमरे में लेकर गया। वो कमरे में जाकर एक बटन प्रेस करता है, तब एक व्हील टेबल अपने आप चलकर आया जिस पर ड्रिंक के 2 ग्लास रखे थे। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई। फिर एलिजाबेथ सेड्रिक से टॉप कॉपी म्यूजियम के बारे में पूछती है। सेड्रिक बताता है वहाँ का अलार्म सिस्टम पूरी दुनिया में फेमस है। सेड्रिक ने वहाँ के अलार्म सिस्टम का डेमो पहले ही बना लिया था। वो वहाँ रखे एक फ्लोर को म्यूजियम का फ्लोर समझने कहता है। फिर वो उस फ्लोर के सामने वॉल्टर को सुल्तान का स्टैचू बनाकर खड़ा करता है, जिसमें वो खंजर भी लगा है। फिर सेड्रिक ने एलिजाबेथ को चोर बनकर वॉल्टर के पास जाने कहा ताकि वो उस खंजर को चुरा सके। एलिजाबेथ ने वॉल्टर के पास जाने जैसे ही उस फ्लोर पर अपना पैर रखा, वैसे ही बहुत जोर से म्यूजिक बजने लगा। तब एलिजाबेथ फ्लोर से उतर गई। फिर सेड्रिक उस फ्लोर पर एलिजाबेथ को अपना एक पैर रखने कहता है। फिर एलिजाबेथ ने जैसे ही फ्लोर पर अपना एक पैर रखा, वहाँ तब भी म्यूजिक बजने लगा। फिर एलिजाबेथ अपने पैर का एक अंगूठा रखती है, लेकिन तब भी म्यूजिक बजने लगता है। मतलब म्यूजियम का अलार्म सिस्टम ऑन होने के बाद कुछ ग्राम वजन बढ़ने से भी अलार्म बजने लगेगा। एलिजाबेथ पूछती है अलार्म बंद कैसे होगा। सेड्रिक बताता है वो अलार्म एक रिमोट से ऑन ऑफ होता है, लेकिन वो रिमोट म्यूजियम से मीलों दूर रखा जाता है और किसी को भी उसकी लोकेशन नहीं पता। मतलब अलार्म सिस्टम बंद करना नामुमकिन है। एलिजाबेथ पूछती है फिर वो चोरी करने अंदर कैसे जाएंगे। तब सेड्रिक बताता है उन्हें सुल्तान के पुतले तक उड़कर जाना होगा। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आता। तब वॉल्टर एलिजाबेथ को 2 लोगों की फोटो दिखाता है। एक का नाम जूलियो और दूसरे का नाम है हैंस। मूवी में आगे
हम आर्थर नाम के आदमी को देखते हैं जो ग्रीस के कवाला शहर में एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है, लेकिन कोई भी टूरिस्ट उसे हायर नहीं करता क्योंकि वो पहले बहुत लोगों को बेवकूफ बना चुका है। एलिजाबेथ और वॉल्टर ने पहले ही आर्थर के बारे में पता कर लिया था, इसीलिए वो एक टूरिस्ट कपल बनकर ग्रीस के कवाला शहर गए। आर्थर उनसे मिलकर कहता है वो उन्हें पूरा ग्रीस घुमा सकता है, लेकिन वॉल्टर कहता है उसके पास आर्थर के लिए एक काम है, इसीलिए वो उसे लंच के बाद मिले। कुछ देर बाद आर्थर वॉल्टर और एलिजाबेथ से मिलने गया, तब वॉल्टर उसे पैसों का लालच देकर बताता है उसका प्लिम्पटन नाम का एक दोस्त है जिसने एक शिप रेंट पर ली है क्योंकि वो पानी के रास्ते इस्तांबुल जाना चाहता है। वो वॉल्टर और एलिजाबेथ को भी अपने साथ चलने बोल रहा है, इसीलिए वॉल्टर आर्थर से उसकी कार को इस्तांबुल में होटल हिल्टन छोड़ने कहता है क्योंकि ग्रीस के कवाला शहर से टर्की की बॉर्डर लगी हुई है। इसीलिए वॉल्टर आर्थर को कुछ पैसे देकर वो कार उसके साथ इस्तांबुल ले जाने कहता है और इस्तांबुल में आर्थर को उस कार की चाबी होटल मैनेजर को देनी है और वो मैनेजर को बताए वो कार मिस्टर प्लिम्पटन की है। आर्थर का समय बहुत खराब चल रहा था, इसीलिए वो ये काम करने मान गया और कार लेकर वहां से निकल गया। आर्थर कुछ देर में कार के साथ टर्की की बॉर्डर पर पहुंचा। उसने एक ऑफिसर को अपना पासपोर्ट चेक करने दिया। वहां के कानून के हिसाब से कुछ लोग उसके कार की तलाशी लेने लगे। कुछ देर बाद ऑफिसर आर्थर को बताता है उसका पासपोर्ट 3 हफ्ते पहले एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए उसे टर्की में एंट्री नहीं मिलेगी। तब आर्थर बहाने बनाने लगा और किसी तरह ऑफिसर को मनाने की कोशिश करने लगा क्योंकि अगर वो वापस गया तो उसे वॉल्टर को सारे पैसे लौटाने होंगे, लेकिन ऑफिसर नहीं मानता। तभी तलाशी लेते समय कुछ लोगों को कार के दरवाजे से एक गन और 6 ग्रेनेड मिलते हैं, जिसे देखकर आर्थर घबरा गया, लेकिन उनमें से एक ग्रेनेड का पिन खींच लेता है, लेकिन वो टीयर गैस वाले ग्रेनेड थे जिसमें से धुएं के साथ गैस निकलने लगी। ये सब देखकर टर्की पुलिस ने आर्थर को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पूछताछ के लिए बहुत सारे ऑफिसर के सामने बैठाया गया। आर्थर बताता है वो कार उसकी नहीं है, उसे बस कार को इस्तांबुल ले जाने का काम मिला था, उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। दरअसल अगले हफ्ते इस्तांबुल में एनुअल आर्मी परेड होने वाली है, इसीलिए पुलिस वालों को लग रहा था आर्थर एक टेररिस्ट है जो वहां दंगे भड़काने जा रहा है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि टर्की में टेररिस्ट को मौत की सजा मिलती है। तब आर्थर पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाकर बताता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं। तब पुलिस ऑफिसर कहता है वो उसे एक चांस देगा, लेकिन बदले में आर्थर को पुलिस वालों के लिए काम करना होगा। आर्थर समझ गया कि पुलिस ऑफिसर उससे क्या करवाना चाहता है, इसीलिए वो उनके साथ काम करने से मना कर देता है क्योंकि उन लोगों को पता चला कि आर्थर पुलिस के लिए काम कर रहा है तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन ऑफिसर नहीं मानता। वो आर्थर से कहता है अगर उसने पुलिस का साथ नहीं दिया तो उसे टेररिस्ट समझकर जेल में डाल दिया जाएगा। अब आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं, इसीलिए वो पुलिस की बात मान गया। फिर पुलिस वाले गन और ग्रेनेड को बिल्कुल पहले जैसा कार के दरवाजे में छुपा देते हैं। फिर एक ऑफिसर आर्थर को बहुत सारे सिगरेट के पैकेट देता है ताकि आर्थर उनकी हर एक एक्टिविटी और बातों पर नजर रखे। फिर वो सब एक पेपर में लिखकर उसे सिगरेट के खाली पैकेट में छुपाकर कार के बाहर फेंक दे। उनकी कार के पीछे हमेशा एक पुलिस की कार रहेगी और वो आर्थर के फेंके हुए मैसेजेस को पढ़ लेंगे। दरअसल पुलिस को उन लोगों का मकसद पता करना था कि वो कौन सा क्राइम करने का प्लान बना रहे हैं और उनके साथ कौन कौन मिला हुआ है। आगे हम देखते हैं आर्थर कार लेकर इस्तांबुल रवाना हो गया और उसके पीछे पुलिस की कार भी गई। फिर हमें इस्तांबुल शहर दिखाया जाता है जो बेहद खूबसूरत है। फिर हम आर्थर को देखते हैं वो इस्तांबुल शहर के हिल्टन होटल पहुंच गया। उधर वॉल्टर भी पहले से अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया था। सेड्रिक ने आर्थर को होटल में आते हुए देख लिया। वो उसे कार पार्क करके होटल के अंदर आने का इशारा करता है। आर्थर ने कार पार्क करके होटल के गेट से पीछे मुड़कर देखा। तब 2 पुलिस वाले जो उसका पीछा करते हुए आए थे वो आर्थर को होटल के अंदर जाने का इशारा करते हैं। फिर आर्थर होटल के रिसेप्शन पर गया। वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है उसने मिस्टर प्लिम्पटन की कार होटल की पार्किंग में लगा दी और उन्होंने कार के डॉक्यूमेंट और चाबी रिसेप्शन पर देने कहा था। रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि मिस्टर प्लिम्पटन होटल में रुके हैं। आर्थर बताता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, उन्होंने बस रिसेप्शन पर सारी चीजें छोड़ने कहा था। तब रिसेप्शनिस्ट कहता है वो सारी चीजें मिस्टर प्लिम्पटन को दे देगा। तब आर्थर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सेड्रिक रिसेप्शन पर गया। वो मिस्टर प्लिम्पटन बनके कार की चाबी लेकर वहां से जाने लगा। तभी आर्थर को लगा सेड्रिक ही प्लिम्पटन है, इसीलिए वो सेड्रिक के पास गया और उससे पैसे मांगने लगा। तब सेड्रिक आर्थर को कुछ पैसे देता है ताकि वो ग्रीस वापस जा सके। उधर पुलिस वाले भी आर्थर पर नजर रख रहे थे। आगे हम देखते हैं सेड्रिक जब पार्किंग में कार लेने गया तब वहां एक ट्रैफिक ऑफिसर आया और उस कार के पेपर मांगने लगा। वो पूछता है ये कार टर्की में कौन लेकर आया। सेड्रिक बताता है ड्राइवर कार को टर्की में लेकर आया था, लेकिन ये कार मिस्टर प्लिम्पटन की है। तब ट्रैफिक ऑफिसर कहता है कि बाहर से लाई कार को बस मिस्टर प्लिम्पटन ही चला सकते हैं या फिर वो ड्राइवर चला सकता है जो इस कार को टर्की में लेकर आया था। उन दोनों के अलावा दूसरा कोई भी इस कार को नहीं चला सकता। तब सेड्रिक ऑफिसर से झगड़ा करने लगा। तभी बाजू से आर्थर गुजर रहा था। तब सेड्रिक आर्थर को बुलाकर कार ड्राइव करने कहता है, मतलब अब उन्हें जब भी उस कार से कहीं जाना होगा तब उन्हें आर्थर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्लिम्पटन नाम का कोई आदमी है ही नहीं। आगे हम देखते
देखते हैं वॉल्टर और एलिजाबेथ अपनी नई टीम के साथ एक विला में रुके थे। तब हम पहली बार हैंस और जूलियो को देखते हैं। जूलियो बोल नहीं सकता लेकिन वो एक बहुत अच्छा एथलीट है। जूलियो देखता है वहाँ सेड्रिक आर्थर के साथ पहुंचा। जूलियो ये बात इशारे में वॉल्टर को बताता है। तब वॉल्टर परेशान हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि आर्थर उनके साथ रुके वरना उनके लिए रिस्क होगा, लेकिन फिर भी वो आर्थर को कुछ नहीं कहता। उस विला में एक नौकर था जो बहुत बड़ा शराबी है। वॉल्टर उस नौकर से आर्थर को अपने साथ ले जाने कहता है। नौकर आर्थर को उसका रूम दिखाने ले गया। वो कहता है बाहर सभी लोग रशियन जासूस है। आगे हम देखते हैं आर्थर रात में अपने रूम में गया और एक पेपर पर रशियन स्पाई लिखकर उसे सिगरेट के खाली पैकेट में डाल दिया जैसा पुलिस वालों ने उसे करने कहा था। फिर वो उस पैकेट को अपने तकिए के नीचे छुपाता है ताकि अगले दिन पुलिस वालों को वो पैकेट दे सके। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलकर एलिजाबेथ के रूम के पास गया। उसे पता था वॉल्टर भी उसके रूम में होगा। वो उनकी बातें सुनने लगा ताकि उसे आगे का प्लान पता चल सके। उधर वॉल्टर परेशान था क्योंकि उसके प्लान के हिसाब से आर्थर को वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन्हें उसे अपने साथ रखना होगा। एलिजाबेथ कहती है आर्थर उसे काफी अच्छा लगा। उसे आर्थर की आंखें बहुत पसंद आई। एलिजाबेथ की बातें सुनने के बाद आर्थर को पता चला कि एलिजाबेथ उससे अट्रैक्ट हो रही है। अगले दिन वो लोग इस्तांबुल घूमने गए। पुलिस भी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। ड्राइव करते समय आर्थर स्मोक करने पूछता है। तब एलिजाबेथ ने उसे अपनी सिगरेट ऑफर की, लेकिन आर्थर ने कहा वो बस अपना ही ब्रांड पीता है। फिर वो अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है जो खाली था। आर्थर ऐसा दिखाता है उसकी सिगरेट खत्म हो गई, इसीलिए वो उस खाली सिगरेट के पैकेट को फेंक देता है। दरअसल उसमें पुलिस वालों के लिए एक मैसेज था। पुलिस की गाड़ी जो उनका पीछा कर रही थी वो रुककर आर्थर का मैसेज पढ़ते हैं जो उसने एक रात पहले लिखा था। अब पुलिस वालों को भी लग रहा था कि वो रशियन जासूस है। आगे हम देखते हैं वो एक मेला घूमने गए जो टॉप कापी म्यूजियम के पास लगा था। तब उन्हें पता चला कि म्यूजियम से कुछ ही दूरी पर एक सर्च लाइट हाउस है जिसे टॉप कापी म्यूजियम पर नजर रखी जाती है। जब बाकी लोग मेले में घूम रहे थे तब आर्थर कार के पास ही था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया और उसे अपने सीनियर के पास लेकर गया। पुलिस ऑफिसर पूछता है उसे कैसे पता चला वो लोग रशियन स्पाई है। आर्थर बताता है उसे वहाँ के नौकर ने बताया। तब पुलिस ऑफिसर आर्थर से खुश होकर पूछता है क्या उसने उन लोगों की कोई बातें भी सुनी। तब आर्थर बताता है कि उसने एलिजाबेथ और वॉल्टर की बातें सुनी, लेकिन वो बातें पुलिस वालों के किसी काम की नहीं। लेकिन ऑफिसर फिर भी उसे सारी बातें बताने कहता है। तब आर्थर बताता है एलिजाबेथ को वो बहुत अट्रैक्टिव लगा और उसे उसकी आंखें बहुत पसंद आई। तब पुलिस ऑफिसर समझ गया कि एलिजाबेथ ने उसे बेवकूफ बनाया। उसे पता चल गया होगा कि आर्थर उनकी बातें सुन रहा है, इसीलिए उन्होंने आर्थर को सुनाने ये सारी बातें कही। तभी वहां दो पुलिस वाले आकर बताते हैं उन्होंने उनका विला छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। मतलब जब वॉल्टर और बाकी के लोग मेला घूम रहे थे तब पुलिस वाले उनके विला की तलाशी ले रहे थे। ये सुनकर ऑफिसर भड़क गया। वो आर्थर से कहता है अगर उसने 3 दिनों के अंदर उन लोगों का प्लान पता नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार नहीं करवाया तो उसे हथियारों की स्मगलिंग और टर्की में दंगे भड़काने के इल्जाम में जेल जाना पड़ेगा। उधर मेले में जोसेफ नाम के एक आदमी की भी दुकान थी। दरअसल जोसेफ उन्हीं की टीम का हिस्सा है जो म्यूजियम के बाहर नजर रख रहा था। एलिजाबेथ जोसेफ को बताती है वो मंडे के दिन टर्की से निकल जाएंगे, मतलब वो संडे के दिन म्यूजियम में चोरी करेंगे। फिर वो लोग म्यूजियम के गाइड के साथ अंदर गए और अंदर की सारी चीजों को ध्यान से देखने लगे। फिर वो सुल्तान के स्टैचू के पास गए जिसे कांच के शोकेस में रखा गया था और उसी स्टैचू में वो कीमती खंजर भी लगा है। वहाँ बहुत सारे गार्ड भी थे जो हर तरफ नजर रख रहे थे, इसीलिए सेड्रिक जूते की लेस बांधने के बहाने नीचे बैठा और एक साबुन पर शोकेस के लॉक की छाप ले ली ताकि वो उसकी चाबी बना सके। उधर वॉल्टर ने भी म्यूजियम के मेन दरवाजे की चाबी की छाप ले ली थी। वो म्यूजियम के बाहर खड़े होकर हैंस और जूलियो को बताता है कि उनके पीछे जो म्यूजियम की छत है उन्हें चोरी करते समय वहीं से चढ़ना होगा और उस छत को पार करके म्यूजियम की छत तक जाना होगा, क्योंकि सर्च लाइट हर 21 सेकंड में म्यूजियम पर पड़ती है। इसीलिए उन्हें कोई ऐसा स्पॉट देखना होगा जहां से वो सर्च लाइट को शूट करके बंद कर सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने वो गन सर्च लाइट को शूट करने के लिए ही आर्थर के जरिए इंपोर्ट करवाई थी। जिस वक्त वो म्यूजियम में थे तब पुलिस वाले भी उन पर नजर रख रहे थे। आगे हम देखते हैं सभी विला में चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं और एलिजाबेथ और जूलियो एक तावली नाम का गेम खेल रहे हैं। तावली उस समय टर्की का बहुत फेमस गेम था। दरअसल उन लोगों का प्लान था खंजर चुराने के बाद वो गैस के ग्रेनेड छोड़ेंगे जिससे वहाँ के सारे गार्ड खांसने में बिजी हो गए और वो रस्सी के जरिए लटक कर वहाँ से म्यूजियम के बाहर आ जाएंगे। एलिजाबेथ बताती है वहाँ से भागने के बाद उन्हें कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है, लेकिन वो जिस रस्सी से लटक कर भागेंगे वो रस्सी म्यूजियम के खंबे पर ही बंधी रहेगी जिससे वो पकड़े जा सकते हैं। तब वॉल्टर एक रस्सी की गांठ बांधता है जो बहुत मजबूत थी, लेकिन रस्सी का दूसरा हिस्सा खींचने पर वो गांठ आसानी से खुल गई। मतलब वो बाहर निकलने के बाद रस्सी भी अपने साथ लेकर जाएंगे। ये देखकर एलिजाबेथ खुश हो गई। वॉल्टर बताता है उसने ये टेक्निक स्काउट में सीखी थी। जब वो चोरी करने की तैयारी में बिजी थे तब जूलियो स्पोर्ट कार के पोस्टर देख रहा था। तब वॉल्टर ने जूलियो के पास जाकर उस पोस्टर को लात मार
दी। फिर वॉल्टर जूलियो को भी 2 थप्पड़ लगाकर कहता है वो चोरी होने के बाद 1 साल तक कोई भी महंगी चीजें नहीं खरीद सकते, क्योंकि चोरी होने के बाद कई देश उनके पीछे आर्मी इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव लगा देंगे। अगर किसी ने भी कोई महंगी चीज खरीदी तो उसे चोर की नजर से देखा जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। जब वॉल्टर ये सारी बातें अपनी टीम को बता रहा था तब आर्थर उनके रूम के नीचे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी आर्थर के पास वहाँ का शराबी नौकर आकर कहने लगा कि उसे पता है वो बाकी रशियन जासूसों पर नजर रख रहा है। आर्थर ने उसे शांत रहने कहा, लेकिन वो शराबी फिर भी बातें कर रहा था। तब आर्थर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। उसका हाथ हटाने के चक्कर में नौकर के हाथ से शराब का ग्लास गिर गया, जिससे जोर की आवाज हुई। तब सब लोग वहां आ गए। आर्थर ने खुद को बचाने सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया कि वो उन लोगों की बातें सुन रहा था और उसने बस नौकर को रोकने की कोशिश की। तब हैंस को बहुत गुस्सा आया। वो नौकर को धक्का देकर अंदर जाने कहता है, लेकिन तब नौकर भी भड़क गया और दोनों में झगड़ा हो गया। हैंस नौकर को मारने उसके पीछे भागने लगा। तब नौकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन दरवाजे में हैंस के दोनों हाथ आ गए, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। मतलब उनकी टीम का एक मेंबर अब किसी काम का नहीं रहा। ये देखकर एलिजाबेथ हैंस को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि हैंस को टीम के बाकी लोग झगड़ा करने से रोक रहे थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। दरअसल चोरी करते समय जूलियो को रस्सी से लटककर म्यूजियम के अंदर जाना था और उस रस्सी को पकड़ने के लिए किसी ताकतवर आदमी की जरूरत थी और ये काम हैंस करने वाला था। लेकिन अब हैंस के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं। अब सभी लोग परेशान हो गए कि वो हैंस के बिना चोरी कैसे करेंगे। एलिजाबेथ रस्सी वाला काम करने सेड्रिक की तरफ देखती है, लेकिन सेड्रिक कहता है वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्रिकेट बैट भी पकड़ता है तो उसके हाथ में छाले आ जाते हैं। अब उनके पास आर्थर को चोरी में शामिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए वो लोग आर्थर को बुलाते हैं। उस समय आर्थर अकेले बैठकर पुलिस के लिए एक मैसेज लिख रहा था कि एक जोसेफ नाम का आदमी म्यूजियम के बाहर उनके सिग्नल का वेट करेगा। तभी वहां सेड्रिक आया और उसे अपने साथ टीम के पास लेकर गया। उधर वॉल्टर रस्सी को एक सोफे से बांधता है। उस सोफे पर एलिजाबेथ भी बैठी थी। फिर जूलियो उस रस्सी का दूसरा छोर आर्थर के हाथ में देता है। फिर वॉल्टर कहता है उसे सोफे को एक जगह पर खड़े रहकर सिर्फ अपने हाथों की ताकत से खींचना होगा। सोफे को खींचने पर उसे $100 का इनाम मिलेगा। आर्थर कहता है वो इस काम में माहिर तो नहीं, फिर भी कोशिश करेगा। फिर वो रस्सी को झटके से खींचता है, लेकिन वो सोफा 1 इंच भी नहीं सरकता। तब एलिजाबेथ उसे पिन करती है कि वो उसे बहुत ताकतवर आदमी समझती है। वो इस तरह उसकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता। ये सुनकर आर्थर और जोर से ताकत लगाता है, लेकिन फिर भी सोफा नहीं सरकता। तब एलिजाबेथ कहती है वो झटका ना मारे, बल्कि अपने दोनों हाथों का सही इस्तेमाल करके एक जैसी ताकत से रस्सी को अपनी तरफ खींचे। तब आर्थर अपने दोनों पैरों को एक जगह रखता है और धीरे धीरे एक के बाद एक हाथ बढ़ाकर सोफे को अपनी तरफ खींचता है। तब सोफा सरकने लगा। आर्थर को भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे सोफे को अपने बहुत करीब ला लेता है। ये देखकर सब खुश हो गए। फिर वॉल्टर उसे $100 का इनाम देता है। अब उनकी टीम को हैंस की जगह पर काम करने वाला आदमी मिल गया, लेकिन आर्थर को चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए एलिजाबेथ आर्थर को अपने पास बैठाती है और वॉल्टर कहता है उसके लिए एक काम है जिसे करने के लिए उसे $10,000 मिलेंगे। $10,000 सुनते ही आर्थर की आंखें फटी रह गई। फिर वॉल्टर आर्थर को एक डमी खंजर दिखाता है जो दिखने में बिल्कुल सुल्तान के खंजर जैसा था। वॉल्टर बताता है उन्हें म्यूजियम में असली खंजर को इस नकली खंजर से बदलना है और इसमें आर्थर को उनकी मदद करनी होगी, तब उसे $10,000 मिलेंगे। जूलियो म्यूजियम की छत से एक रस्सी के सहारे म्यूजियम के अंदर जाएगा और रस्सी पकड़ने का काम उसे करना होगा, लेकिन आर्थर कहता है वो उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है। वो ज्यादा ऊंचाई देखकर बेहोश हो जाता है। तब एलिजाबेथ उसे अपने पास बैठाती है और उसके बहुत करीब जाकर कहती है कि वो ये काम कर सकता है क्योंकि उसका काम छत के किनारे पर नहीं होगा। आर्थर एलिजाबेथ के हुस्न के जाल में फंस गया। वो कहता है वो ये काम करेगा। तब एलिजाबेथ आर्थर को किस करती है। अब आर्थर पूरी तरह से एलिजाबेथ के वश में आ गया। वो कहता है पुलिस वालों को लग रहा है वो सभी टेररिस्ट है, लेकिन वो तो चोरी करने वाले हैं। तब अचानक वो होश में आया क्योंकि ये सारी बातें वॉल्टर को पता नहीं थी, लेकिन उसने एलिजाबेथ के बहकावे में आकर सब बोल दिया, इसीलिए वो शांत हो गया। तब वॉल्टर उससे जबरदस्ती इस बारे में पूछता है। आर्थर कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बस उनका ही काम कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे टर्की बॉर्डर पर पकड़ लिया और उन्हें उस कार में गन भी मिली, इसीलिए पुलिस वाले उसे ब्लैकमेल करके अपना काम करवा रहे हैं। वॉल्टर पुलिस वालों का प्लान समझ गया था। अब पुलिस वालों के पास उनकी पूरी टीम और हथियारों की फोटो है, लेकिन उन्हें अब भी वॉल्टर और उसकी टीम का मकसद नहीं पता। उधर हैंस और सेड्रिक कहते हैं अब वो चोरी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस उन पर नजर रख रही है, इसीलिए उन्हें टर्की छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन वॉल्टर कहता है वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। पुलिस को पता है उनकी कार में हथियार है, इसीलिए वो उन हथियारों को हाथ नहीं लगा सकते। हैंस पूछता है बिना गन के वो सर्च लाइट को शूट कैसे करेंगे और बिना ग्रेनेड के म्यूजियम से बाहर कैसे निकलेंगे।
लिए। उस वक्त सेड्रिक के हाथ में उसका बनाया हुआ नकली तोता था जिसमें बातें रिकॉर्ड होती है। कुछ देर सोचने के बाद वॉल्टर उस तोते को अपने हाथ में लेकर एलिजाबेथ के पास जाकर बैठता है और एलिजाबेथ को हंसने कहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वॉल्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वॉल्टर सेड्रिक को अगले दिन एलिजाबेथ को फिशिंग के लिए ले जाने कहता है। अगले दिन हमें पता चला सेड्रिक और एलिजाबेथ फिशिंग के बहाने लाइट हाउस गए। एलिजाबेथ वॉल्टर को बताती है उसने सर्च लाइट ऑपरेटर से दोस्ती कर ली और आज रात उसने उन्हें तावली खेलने लाइट हाउस बुलाया है। दरअसल सर्च लाइट एक ही स्पीड से चारों तरफ घूमती है, लेकिन सेड्रिक ने सर्च लाइट का मैकेनिज्म देख लिया था। अब वो सर्च लाइट की स्पीड कम कर सकता है। सर्च लाइट पहले 21 सेकंड में म्यूजियम पर पड़ रही थी, लेकिन सेड्रिक उसकी स्पीड कम कर देगा जिससे लाइट म्यूजियम पर 21 सेकंड की जगह 40 सेकंड पर पड़ेगी। मतलब जूलियो के पास म्यूजियम के अंदर घुसने के लिए अब 40 सेकंड का समय होगा। जूलियो इशारों में बताता है वो 40 सेकंड में आराम से अंदर चला जाएगा। आगे हम देखते हैं चोरी करने के सारे औजार वो अपनी बॉडी पर बांधते हैं ताकि वो औजार कपड़े पहनने पर छुप जाए। उधर सेड्रिक एलिजाबेथ के सामने पागलों जैसा डांस करके उसे बहुत हंसाता है ताकि वो उसकी हंसी को तोते में रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद वो कार से निकलते हैं। तब वही पुलिस की कार उनका पीछा कर रही थी। वॉल्टर आर्थर से कार धीरे चलाने कहता है क्योंकि वो चाहता है पुलिस उनका पीछा करती रहे। आर्थर को लग रहा था वो म्यूजियम जा रहे हैं, लेकिन वॉल्टर बताता है वो लोग म्यूजियम नहीं बल्कि रेसलिंग देखने जा रहे हैं क्योंकि इस्तांबुल में एनुअल इवेंट और आर्मी परेड शुरू हो गई। फिर वो स्टेडियम में पहुंचे और 2 पुलिस वाले उन पर नजर रख रहे थे। कुछ देर बाद सेड्रिक स्टेडियम से बाहर निकला। तब एक पुलिस वाला उसके पीछे गया, लेकिन सेड्रिक आइसक्रीम लेकर वापस स्टेडियम में आ गया। उधर रेसलिंग शुरू होने वाली थी जिसे देखने के लिए स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। कुछ देर बाद एलिजाबेथ उठकर स्टेडियम के बाहर गई, लेकिन दोनों पुलिस वालों को रेसलिंग देखना था, इसलिए दोनों एक दूसरे को एलिजाबेथ के पीछे जाने कहते हैं। बाद में एक पुलिस वाला फिर से एलिजाबेथ के पीछे गया, लेकिन वो बाहर मेले में जाकर कुछ खेल देखती है और वापस स्टेडियम में आकर अपनी जगह पर बैठ गई। तब पुलिस वाला भी वापस स्टेडियम में आ गया। अब रेसलिंग शुरू हो गई और पब्लिक के साथ पुलिस वालों का ध्यान भी रेसलिंग में था। कुछ देर बाद आर्थर स्टेडियम के बाहर गया। तब 2 में से एक पुलिस वाला ना चाहते हुए भी रेसलिंग छोड़कर बाहर गया, लेकिन आर्थर बाहर अपने लिए एक सिगरेट का पैकेट खरीद कर वापस अंदर आ जाता है। तब पुलिस वाला उससे इशारे में कुछ पूछता है, लेकिन आर्थर इशारे में बताता है वो बस सिगरेट लेने बाहर आया था। फिर वही पुलिस वाला उनकी कार के पास जाकर कुछ देर खड़ा हो गया और रेसलिंग देखने वापस अंदर चला गया। तब आर्थर और जूलियो जल्दी से स्टेडियम के बाहर निकले। पुलिस वाले देखते हैं कि आर्थर और जूलियो अपनी सीट पर नहीं है। फिर पुलिस वाले उनकी कार की तरफ देखते हैं। तब उन्हें कार वही खड़ी दिखती है। दरअसल उनका प्लान उस कार से नहीं बल्कि टैक्सी से म्यूजियम पहुंचना था ताकि पुलिस वाले गलतफहमी में रहे कि वो स्टेडियम में ही कहीं और बैठे हैं। उधर आर्थर और जूलियो बाहर आकर जल्दी से एक टैक्सी में बैठकर निकल गए। तभी वॉल्टर मैच की फोटो लेते हुए पुलिस वालों के बाजू आकर खड़ा हो गया। फिर वो बाहर जाकर मेले में एक बेली डांसर की फोटो लेता है। तब एक पुलिस वाला उसके पीछे घूम रहा था। फिर वॉल्टर फोटो लेते हुए वापस स्टेडियम के एंट्रेंस तक गया। पुलिस वाले को लगता है वॉल्टर अंदर चला गया, इसीलिए वो भी रेसलिंग देखने खड़ा हो गया, लेकिन वॉल्टर अंदर जाकर फिर से बाहर आया। वो देखता है पुलिस वाला फिर से उसे देखने बाहर आया या नहीं, लेकिन पुलिस वाला मैच देखने में बिजी था, इसीलिए वॉल्टर भी जल्दी से कार में बैठकर भाग गया। कुछ देर बाद सेड्रिक और एलिजाबेथ भी बाहर आए। पुलिस वाले उन्हें देख रहे थे। वो कुछ बलून खरीदते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस वालों को लग रहा था वो बस बाहर मेला घूम रहे हैं, इसीलिए उनकी कार अब भी वही खड़ी है। इसीलिए वो वापस रेसलिंग मैच देखने में बिजी हो गए। अब स्टेडियम में सिर्फ हैंस बैठा था क्योंकि वो वॉल्टर के किसी काम का नहीं रहा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला दूसरे को उनकी कार के पास जाने कहता है। उधर सेड्रिक और एलिजाबेथ भी एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। वही दूसरी तरफ म्यूजियम बंद होने का समय हो गया, इसीलिए एक गार्ड सीटी बजाकर वहां आए लोगों को बाहर जाने कहता है। कुछ देर में म्यूजियम पूरी तरह से खाली हो गया। तब एक गार्ड म्यूजियम का मेन डोर बंद करके उसे लॉक कर देता है। आगे हम देखते हैं कुछ देर बाद वॉल्टर, जूलियो और आर्थर म्यूजियम में बने गडर का ढक्कन हटाकर बाहर निकलते हैं। फिर वो म्यूजियम के बाजू वाले पैलेस का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उधर कुछ पुलिस वाले उनके विला को सर्च करने गए। इधर वो उस पैलेस की छत पर गए। छत पर जाने के बाद जैसे ही आर्थर ने नीचे देखा उसे चक्कर आ गए। तब वॉल्टर उसे पकड़कर एक जगह बैठाकर कहता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। छत पर बैठने के बाद वॉल्टर अपनी घड़ी देखता है क्योंकि अब तक म्यूजियम का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया होगा, इसीलिए वो वहां की जमीन को टच भी नहीं कर सकते। आर्थर पूछता है अब उन्हें क्या करना होगा। तब वॉल्टर बताता है वो रात होने तक वही बैठेंगे। जैसे ही रात होगी वो म्यूजियम वाली बिल्डिंग की छत पर जाएंगे क्योंकि रात में ज्यादा गार्ड राउंड पर नहीं होंगे। लेकिन आर्थर कहता है वो रात में म्यूजियम की छत पर नहीं जा सकता क्योंकि उसे दिन में भी छत पर बैठने से डर लग रहा था। तब वॉल्टर भड़क गया। वो गुस्से में आर्थर की कॉलर पकड़कर कहता है उन्हें रात में ही जाना होगा। आर्थर कहता है वॉल्टर चाहे तो उसे जान से मार
मार दे, लेकिन वो रात में एक छत से दूसरी छत पर नहीं कूदेगा। अब वॉल्टर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसी समय मतलब दिन में ही म्यूजियम की छत पर जाने कहता है। फिर वॉल्टर और जूलियो आर्थर को पकड़ते हैं और छत के किनारे से दूसरी छत पर जाने निकलते हैं। कुछ देर में वो म्यूजियम की छत पर पहुंच गए। वो लोग एक खिड़की के पास गए। उधर म्यूजियम के बाहर जोसेफ अपनी दुकान में बैठा था, लेकिन रात होने की वजह से मेले की दुकानें बंद हो रही थी। सेड्रिक और एलिजाबेथ भी वहां पहुंच गए। फिर एलिजाबेथ कुछ देर बाद बलून हवा में छोड़ती है। उधर म्यूजियम की छत पर वॉल्टर एलिजाबेथ के छोड़े हुए बलून को देखकर समझ गया कि सेड्रिक और एलिजाबेथ लाइट हाउस जाने के लिए निकल गए। कुछ देर में जोसेफ भी अपनी दुकान बंद कर देता है, मतलब अब रात होने वाली थी। तब वॉल्टर दोनों को अपने कपड़े उतारने कहता है, क्योंकि जूलियो ने चोरी में लगने वाले सारे औजार अपने कपड़े के अंदर छुपा रखे थे। आर्थर ने एक बड़ी रस्सी अपने शरीर पर लपेट रखी थी। उधर सेड्रिक और एलिजाबेथ सर्च लाइट ऑपरेटर के साथ तावली खेलने लाइट हाउस पहुंच गए। रात होने पर सर्च लाइट शुरू हो गई, जिसकी रोशनी हर 21 सेकंड में म्यूजियम पर आ रही थी। फिर एलिजाबेथ सर्च लाइट ऑपरेटर के साथ तावली खेलना शुरू करती है। उधर वॉल्टर रस्सी का एक छोर आर्थर की कमर में बांधता है और दूसरा हिस्सा जूलियो की कमर में। अब जूलियो पूरी तरह से म्यूजियम की दीवार से उतरने तैयार था। वो बस सर्च लाइट की स्पीड कम होने का वेट कर रहा था। वही दूसरी तरफ जब लाइट ऑपरेटर तावली खेलने में बिजी हो गया, तब सेड्रिक ऑपरेटर को बिना पता चले एक कपड़े से लाइट के व्हील को स्लो कर देता है, जिससे सर्च लाइट की घूमने की स्पीड कम हो गई। तब वॉल्टर जूलियो को नीचे जाने कहता है। जूलियो जैसे ही रस्सी के साथ नीचे कूदा, आर्थर से जूलियो का वजन संभाल कर नहीं होता, इसीलिए वो भी नीचे जाने लगा। तब वॉल्टर जल्दी से आर्थर का पैर पकड़कर उसे ऊपर खींचता है। तब जूलियो भी ऊपर आया। दरअसल म्यूजियम की दीवार में एक विंडो थी, जहाँ से जूलियो को अंदर जाना है। अब वॉल्टर और आर्थर मिलकर जूलियो को थोड़ा ऊपर खींचते हैं, ताकि वो उस विंडो की बराबरी में आ सके। जैसे ही जूलियो विंडो की बराबरी में आया, वॉल्टर एक और रस्सी जूलियो की तरफ फेंकता है। फिर जूलियो जल्दी से उस रस्सी को विंडो में लगी लोहे की जाली में बांधता है, ताकि काटने के बाद जाली नीचे ना गिरे। फिर जूलियो कटर से विंडो की जाली काटने लगा। उधर जैसे ही ऑपरेटर का ध्यान हटा, सेड्रिक सर्च लाइट के व्हील को छोड़ देता है, इसीलिए उसके घूमने की स्पीड बढ़ गई। अब सर्च लाइट बहुत स्पीड से जूलियो की तरफ आ रही थी। अगर सर्च लाइट जूलियो पर आ गई तो म्यूजियम के गार्ड की नजर में आ जाएगा, इसीलिए उसे जल्दी से जाली काट कर अंदर जाना होगा। इसीलिए जूलियो जल्दी जल्दी जाली काटने लगा, लेकिन लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तभी ऑपरेटर का ध्यान वापस खेल पर गया और सेड्रिक ने फिर से व्हील को पकड़ लिया। अब लाइट जूलियो के बिल्कुल करीब आकर धीरे हो गई। तब जूलियो जल्दी से जाली काट कर विंडो के अंदर गया और जाली को वापस पहले जैसा लगा दिया। फिर वो जाली में लगी रस्सी को खोल देता है, ताकि लाइट में किसी को जाली पर बंधी हुई रस्सी ना दिखे। अब जूलियो विंडो का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। सुल्तान का स्टैचू विंडो के ठीक नीचे था। जूलियो अपने साथ नकली खंजर भी लाया था, ताकि वो असली खंजर को उससे बदल सके। अब जूलियो रस्सी पर उल्टा लटक कर अपने दोनों पैरों को 2 बार हिलाता है। तब ऊपर वॉल्टर समझ गया कि जूलियो नीचे जाने तैयार है। फिर आर्थर रस्सी को धीरे धीरे नीचे छोड़ता है और जूलियो बड़े आराम से स्टैचू की तरफ बढ़ने लगा। जूलियो के पास एक और औजार था, जो दूसरी रस्सी में बंधा हुआ था। उस रस्सी का छोर वॉल्टर के पास है। अब जूलियो सुल्तान के शोकेस के लॉक तक पहुंच गया, इसीलिए वो फिर से 2 बार अपने पैरों को हिलाता है। तब आर्थर रस्सी को कस के पकड़ता है। अगर रस्सी आर्थर के हाथ से छूटी तो जूलियो जमीन पर गिर जाएगा और अलार्म बजने लगेगे, इसीलिए वो बहुत सावधानी के साथ चोरी कर रहे थे। अब जूलियो शोकेस का लॉक खोलता है और फिर से अपने पैरों को 2 बार हिलाता है। तब आर्थर जूलियो को ऊपर खींचता है। फिर जूलियो उस औजार को शोकेस के ऊपर वाले हिस्से पर चिपका देता है। फिर वॉल्टर औजार से बंधी रस्सी को खींचकर टाइट करके उस पे मार्किंग करता है, क्योंकि उस शोकेस को वापस भी रखना होगा। अगर शोकेस जरा भी तेजी से छूटा तो उसके प्रेशर से अलार्म बजने लगेगा। मार्किंग करने के बाद वॉल्टर शोकेस वाली रस्सी को ऊपर खींचता है। तब शोकेस ऊपर आने लगा। कुछ देर में सुल्तान के पुतले के ऊपर से शोकेस पूरी तरह हट गया। तब जूलियो सुल्तान के स्टैचू से असली खंजर निकाल कर उसकी जगह नकली खंजर लगा देता है। फिर जूलियो वॉल्टर को इशारा करता है। तब वॉल्टर शोकेस की रस्सी को धीरे धीरे उसके मार्किंग पॉइंट तक छोड़ता है, ताकि शोकेस प्रेशर के साथ नीचे ना जाए। कुछ देर में शोकेस अपनी जगह पर वापस लग गया। फिर जूलियो उस शोकेस को वापस लॉक कर देता है। अब जूलियो के पास खंजर आ चुका था, इसीलिए वो वापस आने की तैयारी करता है। जूलियो वापस विंडो पर आया और विंडो से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसने जैसे ही विंडो का दरवाजा बंद किया, उससे पहले ही एक छोटी सी चिड़िया अंदर आ गई, जिस पर जूलियो का ध्यान नहीं गया। वो विंडो का दरवाजा बंद कर देता है। अब जूलियो जल्दी से विंडो की जाली लगाता है। फिर वॉल्टर और आर्थर उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब उनकी चोरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। अब उन्हें किसी तरह गार्ड से बचते हुए म्यूजियम से बाहर निकलना होगा। फिर हम म्यूजियम की सिक्योरिटी रूम में वहाँ के ऑफिसर को देखते हैं। उसे बहुत जोर जोर से एक लड़की के हंसने की आवाज आई, इसीलिए वो चेक करने रूम से बाहर निकला। दरअसल वो एलिजाबेथ के हंसने की आवाज थी, जो सेड्रिक ने अपने बनाए हुए तोते में रिकॉर्ड किया था। जोसेफ उस तोते को म्यूजियम के प्रीमाइसेस में रख देता है, ताकि वहाँ का सिक्योरिटी
ऑफिसर आवाज ढूंढने में बिजी रहे। इसके बाद जोसेफ म्यूजियम की दीवार के पास गया जहां तीनों उसका वेट कर रहे थे। जूलियो रस्सी का एक छोर वहां बने पिलर से बांधता है और दूसरा छोर जोसेफ ने नीचे एक पेड़ से बांधा। फिर तीनों एक एक करके रस्सी से घसकर नीचे उतरने लगे। उधर गार्ड अब भी हंसने की आवाज से परेशान था। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई। तब गार्ड भी परेशान होकर अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया और वो लोग बड़े आराम से खंजर लेकर म्यूजियम से बाहर निकल गए। उधर स्टेडियम के पास जो वॉल्टर की कार खड़ी थी वहां अब भी वही पुलिस वाले उनका वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वॉल्टर और उसकी टीम भीड़ के साथ वहां आई। वो ऐसा दिखाते हैं मानो वो वहां मेले में ही घूम रहे थे। फिर वो लोग अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। पुलिस वालों को लगता है कि वो सारा दिन वही थे। वहां से निकलने के बाद वॉल्टर और उसकी टीम सीधा पुलिस स्टेशन गए। वॉल्टर पुलिस ऑफिसर से अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो ग्रीस से टर्की घूमने आए थे और जिस कार में वो आए थे वो कार उसके दोस्त प्लिम्पटन के नाम पर रेंट पर ली गई थी। लेकिन कुछ देर पहले उसने कार में एक चूहा देखा जिसे ढूंढने के लिए उसने अपने कार की छानबीन की। लेकिन चूहे की जगह उन्हें कार में कुछ हथियार मिले, इसीलिए वो इस बात की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन आ गए। उन्हें कार में एक राइफल और 6 ग्रेनेड मिले। तब पुलिस ऑफिसर उन्हें हथियारों की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर वॉल्टर कहता है कि उन्हें जो हथियार मिले वो बिल्कुल इस फोटो से मैच होते हैं। ऑफिसर पूछता है कि वो आज सारा दिन कहाँ थे। एलिजाबेथ बताती है कि वो रेसलिंग देख रहे थे। उधर जोसेफ अपनी दुकान जो एक स्टेज की तरह थी और उस पर सुल्तान का नकली स्टैचू था वो सब लेकर एक ट्रक से टर्की के बाहर जा रहा था। तब बॉर्डर पर उसके ट्रक की चेकिंग होती है। दरअसल उसके ट्रक में सुल्तान का जो नकली स्टैचू था उसमें असली खंजर लगा है। जोसेफ कस्टम की आंखों में धूल झोंक कर टर्की से बाहर निकलने वाला था और उसने लगभग कस्टम ऑफिसर को बेवकूफ बना ही दिया था। लेकिन फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो चिड़िया जो म्यूजियम की विंडो से अंदर गई थी वो थक हार कर म्यूजियम की जमीन पर बैठ गई। चिड़िया के जमीन पर बैठते ही अलार्म बजने लगा और सारे ऑफिसर को पता चल गया कि म्यूजियम से सुल्तान का खंजर चोरी हुआ है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को भी कॉल आया कि म्यूजियम में रखा खंजर चोरी हो गया और उन्होंने किसी जोसेफ नाम के आदमी को असली खंजर के साथ बॉर्डर पर पकड़ लिया। उस वक्त पुलिस ऑफिसर आर्थर का कुछ दिन पहले भेजा हुआ मैसेज पढ़ रहा था जिसमें लिखा था एक जोसेफ नाम का आदमी म्यूजियम के बाहर सिग्नल का वेट करेगा। वो मैसेज देखकर ऑफिसर समझ गया कि जो लोग उसके पास हथियार की कंप्लेन लिखवाने आए हैं उन्होंने ही म्यूजियम में चोरी की है। आगे हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। वॉल्टर और उसकी टीम जेल में थी। वो एक चिड़िया की वजह से पकड़े गए। एलिजाबेथ सबको बताती है अगले दिन वो लोग रिहा होने वाले हैं और उसे रशिया के क्रेमलिन शहर की एक ज्वेलरी शॉप पता है। जेल से छूटने के बाद वो लोग वहां चोरी करेंगे और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।